बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मॉड्यूल 5 है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल है। और इसमें से अच्छी बात ये है कि हम बहुत कुछ ऑलरेडी कवर कर चुके हैं हम एजी 900 के उसमें। तो मैंने कहा एक तो हमारी क्लास पिछले हफ्ते जो नहीं हो सकी थी वो भी कवर हो जाएगी, क्योंकि कल जब मैंने अंदाज़ा लगाया था, मैं टाइम टेबल लेके बैठा था, और अगर मैं इस क्लास को कवर नहीं करता अगर आज, तो हमारा कोर्स जाके एग्जैक्टली 2 अप्रैल को खत्म हो रहा है, और 3 अप्रैल को पहला रोजा है। तो 2 अप्रैल को क्लास हो नहीं सकती, क्योंकि तरावी वगैरह के चक्कर में तो नहीं। तो आइडिया मेरा ये था कि कम से कम रमजान से पहले तो खत्म करें ना, कि रमजान में सिर्फ रिवीजन या कोई लैब करना चाहे अपने अपने टाइम पे तो वो कर सकता है, और पेपर की तैयारी कर सकते हैं, वो दे सकते हैं। नंबर 1, हो सकता है अगर आप लोगों के पास जुम्मे को कोई टाइम हो, और स्पेशली आसिम भाई, इजाज और नवेद के लिए ये जुम्मे को आप अगर लोग घर से काम करते हैं, और अगर आपके पास आपको लगता है कि हम कर सकते हैं, मतलब वही 11 बजे मलेशिया के, तो 3 बजे, 3 बजते हैं यूके में। अगर आप 12 बजे। समझते हैं, 12 बजे। नहीं नहीं, नहीं, क्या 11, 12 बजे? हाँ, 8 बजे। तीन 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 थ्री तीन o'clock। बजे यूके के। अगर आप हम्म। लोगों को लगता है कि मतलब इतना काम नहीं होता ऑफिस का और कर सकते हैं, तो उसमें भी कर सकते हैं। मेरा ख्याल है शहजाद भाई और तलहा और अकबर के लिए तो मेरा ख्याल है मैनेजेबल होगा। जी तलहा। मसला नहीं। हाँ हाँ, मुझे तो कोई मसला नहीं। तो इस तरह ही होगा कि जितनी जल्दी हम उसको कर सकते हैं उतनी जल्दी खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। लेकिन नेवरदलेस, ओके, ये है पांचों मॉड्यूल। ऑफ कोर्स इसमें मुझे ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह आप सब लोग इस बात को बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि शेयर्ड मॉडल क्या है। शेयर्ड मॉडल का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जब आप कोई सर्विस क्लाउड में लेते हैं, तो क्लाउड वाले किस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, कस्टमर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो अगर आप नीचे से देखें, फिजिकल डेटा सेंटर, फिजिकल नेटवर्क, फिजिकल होस्ट, ये सारी जिम्मेदारी किसकी है? माइक्रोसॉफ्ट की, जो कि ग्रे बॉक्स है। ठीक है। ऑफ कोर्स ये ट्रांसफर हो जाती है ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क, एप्लीकेशन, आइडेंटिटी एंड डायरेक्टरी, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके ऊपर एक लेवल चले जाएं, अकाउंट्स बनाना, डिवाइस को मैनेज करना, डेटा को मैनेज करना, ये सारा कस्टमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऑफ कोर्स आपके पास 4 पिलर्स हैं, ऑन प्रेम है, आईएएस है, पैस है और सैस है। तो आपको ये मॉडल समझ में आता है प्रीटी मच कि हमने क्या किया था। ऑफ कोर्स हमारा आईएएस, पैस और सैस है। तो ये एक हम पढ़ रहे हैं गवर्नेंस। गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ कस्टमर, एंड माइक्रोसॉफ्ट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ वेंडर। ओके। अगर जो चीजें हम ऑलरेडी पढ़े हुए, मैं उस पर ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। लेकिन अगर किसी को कोई भी सवाल है, रिगार्डलेस आइडिया, ऑल द क्वेश्चंस आर वेलकम, एंड इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम उस पर कितना टाइम लगते हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे उससे कुछ सीखने को मिलता है, एंड दैट्स द होल आइडिया। क्लाउड सिक्योरिटी एडवांटेज, एक्चुअली वो बताने की कोशिश ये कर रहा है इस डायग्राम में। अगर उल्टे हाथ पे आप देखें, जो है ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच का मतलब होता है कि ये सिक्योरिटी मॉडल जो कि आपके ऑन प्रेम डेटा सेंटर में चल रही होती है, वो ये कह रहा है कि डेटा सेंटर में नॉर्मली कुछ चीजें सेटिस्फाइड होती हैं, कुछ आधी पार्शली मीट होती हैं, मतलब कि कुछ चीजें आधी हैं, कोई चीज अनमेट होती है। यानी कि आपकी सिक्योरिटी मॉडल में, आपको पता है कि आपने इजी 900 के अंदर पढ़ा है कि भाई पैरामीटर पैरामीटर लेवल होती है, नेटवर्क लेवल होती है, एप्लीकेशन लेवल होती है, डेटा लेवल होती है, डिफरेंट लेवल ऑफ सिक्योरिटी आपको मैनेज करनी होती है। जब आप यही चीज क्लाउड की दुनिया में करते हैं, तो जो चीजें क्लाउड को मैनेज करने की है, फिजिकल पैरामीटर, लॉजिकल, वो सब वो मैनेज करते हैं। अगर आप पैस लेते हैं तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम को मैनेज करते हैं। अगर आप सैस लेते हैं तो वो हर चीज को मैनेज करते हैं, सिवाय एप्लीकेशन के, यूजर इंफॉर्मेशन के, जो आपका होता है।
तो क्लाउड में वो उनका कहने का मकसद ये कि आपके पास ब्रीचेस कम होते हैं, होल्स कम होते हैं। लेकिन अगर वही चीज आप खुद करना चाहते हैं तो ये सारी जिम्मेदारी आपके पास होती है। एंड ऑफ कोर्स अगर आपके पास उतनी एक्सपर्टीज नहीं है तो फिर आपका नेटवर्क वल्नरेबल हो जाता है, मतलब उस पर अटैक हो सकता है। ऑफ कोर्स ये चीज हमने पहले भी पढ़ी है, एक दोबारा रिकैप कर लेते हैं कि ARM, Azure Resource Manager, ठीक है, is the deployment and the management service for Azure. It provides a consistent management layer that allows you to create, update and delete resource in your Azure subscription. अब आप ये किस तरह करते हैं, आपको पता है कि आपको Azure 4 तरीके से एक्सेस करते हैं, Azure पोर्टल से, PowerShell से, Azure CLI से, या REST क्लाइंट्स जो API हम इस्तेमाल करते हैं। इन चारों से आप Azure रिसोर्स मैनेजर में जाते हैं, वो ऑथेंटिकेट होता है। जब ऑथेंटिकेशन हो जाए, और देखें यहाँ पे ये चीज एक्टिव डायरेक्टरी है जो अभी तक हमने पढ़ा है, तो मतलब अब आपको पता है कि ऑथेंटिकेशन, एक्टिव डायरेक्टरी और Azure क्लाउड ये 2 सेपरेट प्रोडक्ट्स हैं। तो जब आप Azure में जा रहे होते हैं अपने क्लाउड में, तो ऑथेंटिकेशन जो होती है वो एक्टिव डायरेक्टरी से होती है। जब वो आप हो जाते हैं तो आप अपने रिसोर्स ग्रुप में, रिसोर्सेज में एंटर हो जाते हैं और आप उसको मैनेज कर सकते हैं। मतलब प्रीटी मच जो हम अभी तक पढ़ चुके हैं ये वही है। यहाँ पे फर्स्ट टाइम आई थिंक एक ग्रुप आ रहा है मैनेजमेंट ग्रुप्स का, और ये वो चीज थी जो मैंने AZ 900 में आपको बताई थी कि हम कहते थे अकाउंट, अकाउंट के नीचे सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन के नीचे रिसोर्स ग्रुप, रिसोर्स ग्रुप के नीचे रिसोर्सेस। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ने मैनेजमेंट ग्रुप लास्ट ईयर इंप्लीमेंट किया है। ऑफ कोर्स उसकी 6 लेयर्स हो सकती हैं, एक लिमिटेड होती है, लेकिन ऑफ कोर्स आपको कॉन्सेप्ट समझ में आता है कि उसका वजह क्या है, क्योंकि यू कैन हैव मल्टीपल मैनेजमेंट ग्रुप्स। एक ग्रुप के अंदर मल्टीपल मैनेजमेंट ग्रुप्स हो सकते हैं, उसके नीचे सब्सक्रिप्शन हो सकती है, उसके नीचे रिसोर्स ग्रुप हो सकता है। तो ये आपको बताता है कि आप ये किस तरह हायरार्की इंगेज करते हैं। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ये चीजें AZ 900 के क्वेश्चन पेपर में आई थी, या एटलीस्ट हमने तैयारी की थी, लेकिन वहां पे बताया नहीं गया था। यहाँ पे वो बताता है कि रिसोर्स ग्रुप की प्रॉपर्टीज क्या होती है। ऑल रिसोर्सेस इन योर रिसोर्स ग्रुप शेयर द सेम लाइफ साइकिल। ठीक है, आपको समझ में आता है। अगर मैंने रिसोर्स ग्रुप को डिलीट कर दिया तो उसके नीचे की सारी रिसोर्सेज डिलीट हो जाती हैं। You deploy, update and delete them together. If one resource such as database server needs to exist on a different deployment cycle, it should be part of another resource group. Number 1. Each resource can only exist in one resource group. ऐसा नहीं हो सकता कि मैं एक VM बनाऊं, VM1, उसको रिसोर्स ग्रुप 1 में भी रख दूं और रिसोर्स ग्रुप 2 में भी रख दूं। ऐसा नहीं हो सकता। एक रिसोर्स एक ही रिसोर्स ग्रुप के साथ टाई अप होती है। दूसरा, वी कैन ऐड और रिमूव रिसोर्स टू द रिसोर्स ग्रुप एट एनी टाइम। समझ में आने वाली बात है कि हम रिसोर्सेज को रिसोर्स ग्रुप के अंदर बना सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। वी कैन मूव रिसोर्सेज फ्रॉम वन रिसोर्स ग्रुप टू अनदर। ये भी आपको समझ में आता है कि हम एक रिसोर्स ग्रुप से एक को निकाल के रिसोर्स दूसरी जगह ले जा सकते हैं। A resource group can contain resources that are located in different region. मैंने आपको दिखाया था जब लैब की थी कि रिसोर्स ग्रुप जब हम बनाते हैं तो वो हमसे पूछता है कि इसको किस लोकेशन पे बनाया जाए, और फर्स्ट करो हमने उसको कह दिया है कि ये USA में है। तो जब मैं उस रिसोर्स ग्रुप के अंदर जो भी रिसोर्स डालूंगा वो बाय डिफॉल्ट उसी रीजन के साथ बन रही होगी, लेकिन मैं चेंज कर सकता हूं। मैं कर सकता हूं कि एक इंडिया में हो, एक दुबई में हो, एक सिंगापुर में हो, मैं ही कर सकता हूं। तो अब सवाल मेरा यह है कि क्या फर्क पड़ता है कि जब मैं एक रिसोर्स ग्रुप का नाम मैंने रखा हुआ है RG1, उसका रीजन है US, लेकिन उसके अंदर जो रिसोर्सेज हैं
वो दूसरे रीजन में है। इससे क्या फायदा है एजाज? फिर दोबारा पूछना, दोबारा सवाल करना। तुमने एक रिसोर्स ग्रुप है तुम्हारे पास RG1 और रिसोर्स उसके ग्रुप है अंदर मेरा RG1, ठीक है। सही उसका मैंने जब मैं रिसोर्स ग्रुप बनाया था, मैंने उसकी लोकेशन दी USA, ठीक है सर। सही अब उस रिसोर्स ग्रुप के अंदर मैंने दो रिसोर्सेज बनाई हैं। एक रिसोर्स मैंने VM बनाया है, उसका मैंने जो लोकेशन है वो इंडिया रखा है, और दूसरा मैंने एक बनाया है, उसका मैंने लोकेशन रखा है सिंगापुर, ठीक है। तो यानी कि रिसोर्स ग्रुप अलग रीजन में, रिसोर्सेज अलग रीजन में, ठीक है। यही हुआ है ना? सही हाँ हाँ क्या रिलेशनशिप है रिसोर्स टू रिसोर्स ग्रुप का? मैनेज ये करने में क्यों आसानी होती है। मैटर करता है कि रिसोर्स ग्रुप का एक रीजन होना चाहिए? क्यों? वो लेटेंसी की वजह से ना, लेटेंसी कम होती है। नहीं, वो तो रिसोर्स की होती है, नॉट रिसोर्स ग्रुप की। जो तुम ये बोलो कि अगर फर्स्ट करो मैंने इंडिया में रिसोर्स बनाया तो हम्म, रिसोर्स ग्रुप भी मेरा इंडिया के अंदर ही होना चाहिए। नहीं, जरूरी तो नहीं। नहीं वही तो फिर तुम्हारा बेसिकली मैं सवाल को समझ नहीं पा रहा हूँ अभी। ओके, मैं आपको सवाल समझा देता हूँ सर। अब ये बोले ना सवाल समझाए। मैंने ये कंटेनर बनाया है RG1। हम्म इसकी इसकी जो लोकेशन है वो है USA। सही इसके अंदर मैंने एक रिसोर्स 1 और एक रिसोर्स 2 बनाई है। हम्म रिसोर्स 1 है इंडिया में और रिसोर्स 2 है सिंगापुर में। हम्म अब मेरे पास 3 रीजन चल रहे हैं, US, सिंगापुर और इंडिया। हम्म तो सवाल मेरा सिर्फ सिंपल है कि क्या रिलेशनशिप है इन 3 लोकेशंस में? क्या रिलेशनशिप है इन तीनों की? चलो, मतलब अगर रिसोर्स ग्रुप का लोकेशन में ना दूं तो क्या रिसोर्स ग्रुप बन सकता है या नहीं? नहीं ओके, यानी कि कंपलसरी है, हम्म ठीक है। ये बात सब समझ रहे हैं कि रिसोर्स ग्रुप का लोकेशन देना कंपलसरी है, लेकिन रिसोर्सेस का उसी लोकेशन में बनना जरूरी नहीं है, करेक्ट? हाँ तो फिर ये क्यों है? फिर क्यों बिलिंग है? पर्पसेस के लिए, हैं? बिलिंग के लिए, बिलिंग पर्पसेस के लिए। ना, कला। एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क के लिए अगर मुझे रिसोर्स ग्रुप के अंदर जितने भी रिसोर्सेस हैं, अगर उस पे मुझे कोई पॉलिसी लगानी है रिसोर्स ग्रुप के ऊपर, तो मुझे मालूम होना चाहिए ना ग्रुप है किधर। नहीं नहीं अच्छा अगर उसका कहीं पर एग्जिस्टेंस ही नहीं है तो वो पॉलिसी लगेगी किधर फिर? इंडिया में या सिंगापुर में लगेगी सर? वो तो रिसोर्स पे लगती है ना। वो तो रिसोर्स पे लग गई ना फिर। तुमने अगर रिसोर्स ग्रुप पे पॉलिसी लगाई तो वो नीचे दोनों के ऊपर भी लग जाएगी, खुद ब वो खुद ही इनहेरिट हो गई। इनहेरिट हो जाएगी। लेकिन उससे रीजन का क्या ताल्लुक है सर? ये तो आपने रिसोर्स ग्रुप का तो बता दिया मुझे। मैं रिसोर्स ग्रुप की इंपॉर्टेंस नहीं पूछ रहा, मैं रिसोर्स ग्रुप की लोकेशन की इंपॉर्टेंस पूछ रहा हूँ, आसिम भाई। मतलब फॉल्ट टॉलरेंस मिल रहा है उसमें बस। ओ मेरे ख्याल में वो इसलिए कि रिसोर्स जो फर्स्ट अगर मैं रीजन देता हूँ, USA दिया हुआ है, वो ईस्ट US ईस्ट दिया हुआ है, तो उसमें हमारे पास ज्यादा एप्लीकेशंस अवेलेबल होती हैं, ज्यादा ज्यादा चीजें अवेलेबल होती हैं करने के लिए। ये है। नहीं, आसिम भाई, जी जी। अब ये मत बोलना कि मैं पर सवाल समझाऊं। नहीं नहीं, मैं समझ गया हूँ सवाल। जो रिसोर्सेज ग्रुप जो है उसपे तो जो लोकेशन आपने जो दी है वो तो जहाँ पे आपकी कंपनी का जिस होगी वहां पे आप दे रहे हैं उसको, लोकेशन अपनी बता रहे हैं कि हम नहीं, मेरा मीन्स ना। नहीं वो तो मैं कहीं भी दे दूं। नहीं है। हम्म, फिर और क्या होना चाहिए? ये बिलिंग मेन तो हमने जो पढ़ा था वो बिलिंग के हिसाब से भी नहीं, बिलिंग तो बनती है रिसोर्सेज के साथ आती है ना, जो रिसोर्सेज यूज करते हैं ग्रुप के हिसाब से तो नहीं आती। उसकी लोकेशन क्यों देते हैं हम? मेरे ख्याल से वो फॉल्ट टॉलरेंस के लिए है, नहीं रिसोर्स का कि अगर सर, रिसोर्स ग्रुप 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 की फॉल्ट टॉलरेंस क्या होगी?
नो Main तो ग्रुप अगर resources एक रीजन में ग्रुप है और सारे सारे उसके रिसोर्सेज भी उसी उसी रीजन में है, और अगर रीजनल लेवल का भी मेरे पास वो हुआ, डाउन हुआ सेंटर, तो मेरा सारा बिजनेस ठप हो गया ना। सर, अभी लेकिन अगर वो मान ले, रिसोर्स लेवल पे है ना तला। हाँ फॉल्ट टॉलरेंस रिसोर्स लेवल पे, यानी कि एक रिसोर्स मेरी इंडिया में, एक रिसोर्स मेरी सिंगापुर में है, ठीक है। अगर मेरा इंडिया वाला बंद हो जाता है तो सिंगापुर चलता रहेगा, सिंगापुर बंद हो जाता है तो इंडिया बंद हो जाता है, ठीक है। ये तो मैंने दे दिया ना, लेकिन ओ मेरा रिसोर्स ग्रुप ये है वो यूएसए में है, मुझे अजलान, ओ इसका क्या फायदा मिल रहा है, मैं ये पूछना ये चाह रहा हूँ। ये एलआरसी और जीआरसी वगैरह के चक्कर तो नहीं है इसके अंदर? ना 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 ना, ओके ओके। सवाल, व्हाट इज डेटा वर्सेस मेटा डेटा? मेटा डेटा। कोई फर्क बताएगा मुझे? 5 साल वाले, 5 साल वाली डेफिनेशन सर, समझ आ रही है? डेटा इज एक्चुअल डेटा, मेटा डेटा इज इंफॉर्मेशन अबाउट द डेटा। क्या बात है यार, पप्पी ले ले पर आज ये तुम। 29 साल वाले को समझ में नहीं आई। मुझे भी नहीं आई। अब बता जास, अब मैं क्या करूं तेरा? यार इससे ज्यादा मैं क्या समझाऊं अभी। डेटा है आपकी आपकी अच्छी सी एक फिल्म, सही है, और मेटा डेटा ये है कि उस वो फिल्म जो है वो अ, उस फिल्म में गाने कौन से हैं, कौन से जनरे की फिल्म है, एक्शन फिल्म है या ये कब बनी है, या उसका डेट ऑफ, वो कौन सी डेट को बनी है, कौन से ईयर में बनी है, वो मेटा डेटा कहलाता है। वो ओके। इन्फॉर्मेशन और डेटा है। अब किसके समझ में आई है? मैं पूछू सबसे। आगे मेरे समझ में आ गई। राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज देखते हो ना। हाँ हाँ हाँ। जी अमित भाई, अब थोड़ी सी क्लियर हुआ थोड़ा सा। डिटेल ऑफ डाटा उसको कहेंगे मेटा डाटा। नो, नॉट डिटेल ऑफ डेटा। नहीं, उसकी जो मसल के जो जैसे कब चले, कब बना है। मैं एक एक फील्ड है, एक ऑनलाइन फॉरम है, उस पर लिखा हुआ है ये दो चीजें। तो आपने लिखा आसिम खान, ये नाम लिखा आपने, डेट ऑफ बर्थ लिखी 1 जैन 1949, वाह। ठीक है सर। ये क्या है? ये क्या है? ये डेटा है। ये डेटा है। ये क्या है? मेटा ये भी डेटा। डेटा है। नहीं नहीं, ये भी हैं? डेटा है, ये भी डेटा है। ये एक इंफॉर्मेशन है ना, डेटा है ना, ओके, हाँ 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 डेटा। हाँ, राइट 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 राइट। ओके। ठीक है। जी जी। ये मत बोल देना ये मेटा डेटा, ये मेटा डेटा नहीं है, ठीक है। ये मेटा डेटा नहीं है। ये क्या है? जस्ट ये एट्रीब्यूट्स हैं, एट्रीब्यूट कह सकते हैं उसको। मतलब ओ तुम हम, यानी जो कह लो एट्रीब्यूट्स कह लो, तुम ये कह लो टेबल टेबल में कॉलम का काम करते हैं, क्लास, हाँ क्लासिफिकेशन, हाँ। क्लासिफिकेशन है कि यार ये जो डेटा है, ये जो डेटा है इसका मतलब क्या है, हम्म, यही है ना। हम्म, ये जो डेटा दिया हुआ है 1 जनवरी 1949, ये क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है मुझे? ये दे रहा है डेट ऑफ बर्थ। आसिम खान जो दिया हुआ है ये क्या दे रहा है मुझे? किसी का नाम दे रहा है, ठीक है। अब मैं ये कहता हूं कि नेम इक्वल्स स्ट्रिंग ऑफ अल्फाबेट कैरेक्टर्स। यस, हम्म, DOB equals string of of
integers कैरेक्टर्स प्लस characters हाँ इंटीजर्स। अब मैं क्या डिफाइन कर रहा हूं तला? ओके, ये मेटा डेटा हुआ। ये मेटा डेटा है। हाँ अंडरस्टूड अंडरस्टूड, हाँ समझ में आ गया। आसिम भाई, जी भाईजान समझ में आया। भाई चस लगा रहे हो आप खामोशी से बैठे हुए, मैं नजर आ गया। सर मैं तो हाँ बोलो। जी मैसेज समझ आ रहा है। मेटा डेटा जो इजाज ने कहा था इंफॉर्मेशन अबाउट डेटा बताता है। यस जी क्या आसिम एक नाम है, लेकिन वो किस तरह है, वो एक अल्फाबेट्स का स्ट्रिंग है ना? यानी कि अब अगर मैं लिखूं नेम इक्वल्स अल्फा 1 2 3, तो मुझे ये बताओ अल्फा 1 2 3 नाम हो सकता है या नहीं तला? नहीं हो सकता। नहीं, क्यों नहीं हो सकता आसिम भाई? ऊपर सिर्फ हमने कैरेक्टर्स लिखे हुए ना। कैरेक्टर्स लिखे हुए, यानी कि मेटा डेटा आपको ये बताता है कि डेटा किस तरह का होना चाहिए या किस तरह का होगा। ओके, Correct? वो डेटा का स्ट्रक्चर मेटा डेटा बताएगा। यस, इंफॉर्मेशन अबाउट डेटा। मैंने लिखा डेट ऑफ बर्थ इक्वल्स इंटीजर्स, तो क्या 1 जनवरी 1949 डेट ऑफ बर्थ बन सकती है या नहीं? नहीं, लिखने के अंदाज के ऊपर है ना। हाँ अगर वो जो नंबर ही मैंने आप लिखा खाली है वो लिखते बता। हैं। नहीं, प्लस अगर है मैं ना, इसको दोनों यूं दोनों आ लिखूं, सकते हैं। first/1/1949, अब बोली जा सकती। हाँ ये हो नहीं। सकती है, ये भी नहीं हो सकती नहीं, क्योंकि स्लैश लगे हुए हैं। हाँ नहीं, नहीं नहीं हो स्लैश सकती लगा क्योंकि हुआ है। स्लैश लगे हुए हैं। तो ये खाली क्या हो सकता है 1/1/1949। हाँ ओह ओके, यस शहजाद भाई, जी अमित भाई। सर समझ में आया मेटा डेटा और डेटा में? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। ओके मालूमात का मजमूआ डाटा कहलाता है, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डाटा एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा इज कॉल्ड मेटा डाटा। यस। अब जो मेन सवाल था, रिसोर्स ग्रुप का जो लोकेशन होता है ना, और रिसोर्सेस का जो लोकेशन होता है, दिस होल्ड्स मेटा डेटा info in that location। कि किस तरीके की रिसोर्स बनेगी नीचे। यानी कि जो मेरा एक रिसोर्स ग्रुप बनाया है RG, और ये मैंने यूएसए में बनाया है, तो ये यूएसए के सर्वर पे कहीं पे ये इंफॉर्मेशन होगी कि यहाँ पे एक 2 रिसोर्स बनी हुई है R1 R2, लेकिन उसकी क्या इंफॉर्मेशन होगी? खाली मेटा डेटा, नॉट एक्चुअल डेटा। एक्चुअल डेटा कहां पे है? इंडिया और सिंगापुर में। इंडिया सिंगापुर में। लेकिन मेटा कंट्रोल डेटा की हेड पे। इंफॉर्मेशन कहां पे है? सही यूएसए में। यूएसए में। अब मेरा सवाल यहाँ पे इजाज से है, डज कंप्लायंस और रेगुलेशन अप्लाइज ऑन ऑन रिसोर्स ग्रुप। मेटा डेटा एज वेल या नहीं? होता है बेसिकली, तो डेटा जहां पर होता है वो तो होता ही है, लेकिन मेटा डेटा भी इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेटा डेटा क्योंकि मेटा डेटा से आप सर्च करके आप पूरी सबसे इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं कि किस तरीके का डेटा होगा, एंड दैट इज कंप्लायंस एज वेल। Yes. So metadata is subjected to both compliance and
रेगुलेटरीज। तो आप ये नहीं कह सकते कि क्योंकि मेरी कंपनी, जैसे यूके में है हम, यस, अब यूके में एनएचएस है, नेशनल हेल्थ केयर सर्विस, ये फॉलो करता है जीडीपीआर जो हमने पढ़ा है एजी 900 में। जीडीपीआर है यूरोपियन लॉ। यूरोपियन कहती है कि हमारा कोई डेटा आउटसाइड यूरोप नहीं जाना चाहिए। अब आप एक रिसोर्स ग्रुप बना देते हैं, एनएचएस में काम कर रहे हैं आप रिसोर्स ग्रुप बना देते हैं और उस पर यूएसए लिख देते हैं, तो आपने क्या किया, ब्रीच किया है। आप नहीं कर सकते ये। ऑल्दो कि आपका डेटा लंदन में है या फ्रांस में या जर्मनी में, यूरोप के अंदर है, लेकिन आपका मेटा डेटा कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, यूएसए में। इट्स नॉट अलाउड, ठीक है। So that's a relationship between metadata and data. Of course, एक रिसोर्स ग्रुप के अंदर दूसरी रिसोर्स ग्रुप नहीं आ सकते, तो ऑफ कोर्स ये चीज तो हमें समझ में आती। और यहाँ पे उन्होंने उस चीज को बताने की कोशिश की है कि why, where metadata is stored. Okay. मैनेजमेंट ग्रुप्स, ऑफ कोर्स मैनेजमेंट ग्रुप का कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता है, एजी 900 में हमने काफी डिटेल में इस पे बात करी है कि ये कंपनी है। पहले हमारे पास क्या होता था, एक अकाउंट, उसके नीचे सब्सक्रिप्शन, लेकिन अब हम कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं, हमने एक कंपनी है XYZ, उसकी एक ब्रांच इंडिया में है, एक सिंगापुर में, एक यूएस में, तो 3 कंट्रीज हैं। उन कंट्री के अंदर अपनी अपनी सब्सक्रिप्शन चल रही है, ठीक है, और वो सब टाई अप हो रहा है मेन उससे, ठीक है। तो ये एक नया कॉन्सेप्ट आया है जो है कि मैनेजमेंट ग्रुप, सब्सक्रिप्शन, रिसोर्स ग्रुप एंड वो मैनेजमेंट ग्रुप क्या करता है, प्रोवाइड यूजर एक्सेस टू मल्टीपल सब्सक्रिप्शन, अलाउ फॉर न्यू ऑर्गेनाइजेशन मॉडल, लॉजिकल ग्रुपिंग हो जाती है, आपको एग्रीगेटेड व्यू देता है, मतलब आपको समझ में आता है कि ये क्या कह रहा है। Azure policies, ऑफ कोर्स बहुत ही बेसिक बात कर रहा है, जो इजाज यूं फटफट बता देगा कि इजाज पॉलिसीज का क्या मतलब होता है। पॉलिसी क्या काम होता है? पॉलिसी क्या होती है? पॉलिसी जिससे हम कह लें कि आप रोकथाम, सेट ऑफ रूल्स, सेट ऑफ रूल्स, यस, रोकथाम। सेट ऑफ रूल्स। देयर आर 3 मेन पिलर्स ऑफ अज्योर पॉलिसी के पॉइंट ऑफ व्यू से। इन्फोर्स करना, अप्लाई पॉलिसी एट स्केल्स करना, और रिमीडिएट करना। फर्स्ट पिलर इज द रियल टाइम इन्फोर्समेंट एंड कंप्लायंस। जैसे आपने एक पॉलिसी बनाई है अपनी कंपनी के लिए कि कोई भी यूजर आउटसाइड लंदन रिसोर्सेज ना बना सके, करेक्ट? ये क्या पॉलिसी है ना जी। दूसरा पिलर क्या करता है कि अगर आपने सारी, मतलब आपने ये पॉलिसी जो आपने पहली पॉलिसी बनाई है, ये आप कहां लगा सकते हैं? आप रिसोर्स पे लगा सकते हैं, रिसोर्स ग्रुप पे लगा सकते हैं, सब्सक्रिप्शन पे लगा सकते हैं, मैनेजमेंट ग्रुप पे लगा सकते हैं, करेक्ट? अगर आसिम भाई खाली रिसोर्स पे लगाएंगे तो क्या होगा? जी सर। अगर ये पॉलिसी के कोई भी रिसोर्स लंदन से बाहर ना बने, रिसोर्स पे लगाओगे तो क्या होगा? पे लगाएंगे तो सर कोई भी रिसोर्स जो होगा वो लंदन से बाहर नहीं बनेगा। सेम सवाल तेरे से।
बेसिकली अगर रिसोर्स पे लगाते हो तो वो सिर्फ रिसोर्स के लिए होगा, लेकिन अगर तुम रिसोर्स ग्रुप पे लगाते हो तो कोई रिसोर्स ग्रुप भी बाहर नहीं बना पाएगा। वो रिसोर्स ग्रुप जैसे अभी तुमने जिक्र किया था कि यूएसए और इंडिया और उसके लिए था, तो वो सिर्फ और सिर्फ वो लंदन में ही बनेगा। इसी तरह सब्सक्रिप्शन के ऊपर लगाते हो तो सब्सक्रिप्शन भी सिर्फ और सिर्फ लोकेशन लंदन के अंदर ही आएगी, उस आप उसके अंदर नहीं कर सकते। नहीं, बहुत सही है। मैं सवाल सिंपल रख रहा हूँ, रिसोर्स पे लगाओगे आसिम भाई तो क्या होगा? रिसोर्स पे लगाएंगे तो कोई भी जो है ना वीएम जो है ना यूके से बाहर नहीं कोई बना सकता। लेट्स सपोज ना अगर रिसोर्स पे भाईजान, लगा ना नहीं। ना 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 ना, यही तो आप गलत देखो ना। इससे आपका inherit नहीं मफहूम होते। सही है, मैं समझ गया, लेकिन आपके अल्फाज का चुनाव जो है ना वो बहुत ही गलत है। कोई सिर्फ भी वो नहीं, एक कोई भी रिसोर्स की रिसोर्स बात कर रहे नहीं, हैं, खाली सिर्फ वही रिसोर्स। वही रिसोर्स। ओके है। रिसोर्स लेवल पे सिर्फ वो एट दैट टाइम वीएम की बात हो रही है। अगर कोई हाँ। दूसरा वीएम खड़ा करूंगा मैं वो बाहर लगा लूंगा। ये है। बात बारीकियों की है भाईजान यहाँ पे। आपके आप जो कह रहे हो, मैं मफहूम में सही कह रहे हो, आप कहना भी यही चाह रहे थे, लेकिन जो आप अल्फाज यूज कर रहे हो ना वो थोड़े खतरनाक हैं। क्योंकि जो चीज हम रिसोर्स पे लगाते हैं ना बाजी, वो सिर्फ उस रिसोर्स के लिए होती है, ठीक है? बिल्कुल नेक्स्ट रिसोर्स बनाओगे जरूरी नहीं वो भी ताबे होगी उस पुराने वाले रिसोर्स पे, करेक्ट? बिल्कुल। लेकिन क्योंकि रिसोर्स ग्रुप पे पॉलिसी नहीं लगी हुई ना एक्चुअली। है अगर ग्रुप पे लग जाएगी तो फिर सब पे होगी कि आप कहीं भी ना, नहीं लगा सकते। सब रिसोर्सेज पे जो उस ग्रुप का हिस्सा होंगी। जी बिल्कुल वही ना, सब रिसोर्सेज जो उसका हिस्सा होंगी आप उस रिसोर्स ग्रुप के अंदर रह के, अगर रिसोर्स ग्रुप पे आपने पॉलिसी लगा दी है, उस रिसोर्स ग्रुप के अंदर रह के आप कहीं और भी रिसोर्स कोई बना नहीं सकते किसी और जगह। करेक्ट करेक्ट। इसी तरह आप लेवल जैसे इजाज कह रहा था कि अगर आप सब्सक्रिप्शन के ऊपर बना दोगे तो जी जितने भी रिसोर्स ग्रुप बनेंगे वो भी उसके ताबे होंगे और उसके ताबे। नीचे भी होंगे, लेकिन दूसरी कोई सब्सक्रिप्शन जो है वो दूसरी पॉलिसी फॉलो कर सकती है, करेक्ट? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फिर आप इसी मैनेजमेंट ग्रुप तरह पे चले आपने जाते हैं। अगर मैनेजमेंट ग्रुप पे लगा दिया तो मैनेजमेंट ग्रुप के ऊपर तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। फिर तो जी वो इनहेरिट करेगा ऑल द वे। तो जो जी अप्लाई पॉलिसी एट स्केल है उसका मतलब ये है कि आप पॉलिसी अप्लाई कर सकते हैं एट डिफरेंट लेवल, और जितना ऊपर लेवल पे जाएंगे उतना उसका अप्रोच, उसका इम्पैक्ट ज्यादा होगा, करेक्ट? बिल्कुल। एंड तीसरा है रीमीडिएट। रीमीडिएट का मसला ये है कि आपने, मैंने उस दिन आपको बताया था जब हम सिक्योरिटी सेटिंग्स कर रहे होते हैं जी जी तो हमारे पास ऑप्शन होता है कि ये पॉलिसीज नए पे लगेंगी, यानी कि नई जो पॉलिसीज जो नई चीजें बनेंगी उसके ऊपर बनेंगी, या ऑलरेडी जो लग चुकी है उन पे भी इम्पैक्ट करेगा, करेगा। सही सही है ना? सही बिल्कुल बिल्कुल। जी तो हम तो ये कहते हैं कि अगर आज मैंने कोई नई पॉलिसी बनाई है उसका उसका इदराक पुराने पे ना हो, नए वाले पे हो। नहीं वाले पे हो बिल्कुल। क्योंकि हो सकता है मेरी पॉलिसी में कोई गड़बड़ हो, पता चला मेरा पूरा नेटवर्क ही बैठ गया। बैठ गया बिल्कुल ऐसा है। तो ये 3 लेवल्स ऑफ पॉलिसीज हैं। ऑफ कोर्स इसमें नया कुछ नहीं है, यही चीजें घूम फिर के हमने इजी 900 में पढ़ी हैं और यहाँ पे वो थोड़ा सा और डिटेल में बता रहा है। सही बिल्कुल सही। पॉलिसी परमिशंस क्या होती हैं, कस्टम पॉलिसीज क्या होती हैं? आपको पता है कि कुछ पॉलिसीज ऑलरेडी बनी हुई होती हैं माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, ठीक है, और कुछ आप उसके ऊपर खुद अपनी बना सकते हो। यस, पॉलिसी बनाने के लिए आपको क्या तीन चीजें चाहिए होती हैं। डेफिनेशन चाहिए होती है, उसको असाइनमेंट करनी होती है, और उसके पैरामीटर क्या होता है, मतलब वो क्या कर सकता है ये क्या नहीं कर सकता, ठीक है? आरबैक, रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। आई डोंट थिंक हम में से कोई भी यहाँ पे बैठा हुआ ऐसा है जिसको अभी तक आरबैक ना पता चला हो। चला? जी समझ आ गया। आरबैक तो डिफाइन करते हैं आप सर प्यार से। रोल बैक एक्सेस कंट्रोल मतलब एक बंदे को उसके रोल के हिसाब से उसका एक्सेस दे, उससे ज्यादा नहीं दे। सर उसका आपने एक आप अगर मैं आज सही का उस्ताद बन जाऊं ना तो आप सबके जुमलों की चॉइस पे, वर्ड की चॉइस पे मुझे बड़ा आज वो हो रहा है, अफसोस। अफसोस। ये सही था इसलिए। आरबैक का आपने क्या डेफिनेशन बोली है अभी आपको पता है?
किसी बंदे को, जबकि तो रिसोर्स भी हो सकता है। यस, आरबैक या खाली अजोर एडी रोल पे लगता है या रिसोर्सेज पे भी लगता है? नहीं, रिसोर्सेज पे भी लगता है। एग्जैक्टली तो आरबैक रिसोर्स बेस्ड है, जो कि एडी रोल और रिसोर्स रोल दोनों पे लगता है। दोनों पे लगता है। करेक्ट, मतलब ऑफ कोर्स मफहूम में आप सही थे, लेकिन मैं सिर्फ जो अल्फाज अगर बिल्कुल ही वो फाइन टूथ से थोड़ा सा कॉम करूं तो अल्फाज जरूरी हैं। ओके, जी जी जी। ऑफ कोर्स यहाँ पे जो आपको बताने की कोशिश वो ये कर रहा है कि जो आपका जो ग्लोबल एडमिन होता है इज पार्ट ऑफ योर एक्टिव डायरेक्टरी। ठीक है, देखो अजोर एडी एडमिन रोल आपके एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर होते हैं। आरबैक रोल्स जो होते हैं वो नॉन रूट होते हैं। ठीक है, यानी कि जब आप अकाउंट बनाते हो सबसे पहला, तो आपको क्या क्या एक्सेस मिलता है? रूट अकाउंट, एडमिन ग्लोबल अकाउंट। एडमिन मिलता है। उस हद तक तो आपने कोई आरबैक नहीं बनाया होता ना। नहीं। आप जब आप आरबैक बनाना शुरू करोगे तो वो रूट एक्सेस के अलावा दूसरी चीजों पे लगेगा। करेक्ट, जी। वो मैनेजमेंट ग्रुप पे लगेगा, वो सब्सक्रिप्शन पे लगेगा, रिसोर्सेज पे लगेगा। दूसरे लगेगा। जी। यस, क्लासिक सब्सक्रिप्शन एडमिन रोल आपका होता था जो एक जमाने में हम एक्टिव ऑन प्रेम एक्टिव डायरेक्टरी पे लगाते थे। ठीक है, लेकिन आज के जमाने में वो अकाउंट एडमिन होता है जो सब्सक्रिप्शन लेवल पे होता है। तो वो सब्सक्रिप्शन को मैनेज कर सकता है, वो रिसोर्स ग्रुप को मैनेज कर सकता है, वो रिसोर्सेज को मैनेज कर सकता है। तो अहमद भाई, ये जो रोल बैक एक्सेस कंट्रोल होता है, जी ये सर। तो एक्चुअली एक्टिव डायरेक्टरी का पार्ट नहीं है, उसी पे तो हम रोल बैक एक्सेस कंट्रोल लगाते हैं उधर से। सर एक्टिव एक्टिव डायरेक्टरी डायरेक्टरी वो जगह है जहां पे आप यूजर्स को उसके रोल देती है। लगाते हो। ठीक है, जी बिल्कुल। जी जी एक्टिव डायरेक्टरी तो वो जगह है जी जहां पे बिल्कुल। यूजर्स बनते हैं और जी यूजर्स के एक्सेस होते हैं। अब फर्ज करो बिल्कुल। आपने आज आप एक लैब कर रहे हो जिसमें आपने 2 वीएम बनाई है। जी 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 और वो दोनों वीएम एक दूसरे से बात कर सकती हैं। ठीक है सर, सही। जी आप मुझे ये बताओ कि क्या उन 2 वीएम को बनाने के लिए आपको कोई एक्टिव डायरेक्टरी चाहिए थी क्या? नहीं। ओके, आपने उस वीएम के ऊपर एक जी आरबैक रोल लगाना है। ठीक है। उसके लिए आपको एक्टिव डायरेक्टरी चाहिए होगी क्या? नहीं। जस क्यों नहीं चाहिए होगी? सर मैं आपको लड़वा रहा हूँ आसिम भाई से। आसिम भाई ने नहीं कह दिया नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ देखिए चाहिए ना, नहीं। आप वीएम बनाने जा रहे हो, आप वीएम बनाओगे कैसे? नहीं, वो एक सवाल अलग है। वो सवाल मैं नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ सर बन को आपकी 2 वीएम बन गई, उस 2 जी वीएम को आरबैक रोल देने के लिए आपको एक्टिव डायरेक्टरी चाहिए या नहीं? नहीं, तलाक। आई डोंट थिंक सो। चाहिए, क्यों चाहिए भाई? कि उसको जो रोल बनेगा, रोल जो उस पर डिफाइन होगा वो एक्टिव डायरेक्टरी से होगा ना। विदाउट एक्टिव डायरेक्टरी हम कैसा किसी का रोल बना सकते हैं या कैसा किसी के ऊपर को परमिशन दे सकते हैं हम? तो फिर क्या सही है, आप सही हो या इजाज भाई और शहजाद आसिम भाई ठीक है? ये तो आप यानी तय करेंगे। आप वीएम बनाने जा रहे हो, वीएम बन आपने गई है। वीएम बना हुआ है ठीक और है। आप उसको रोल डिफाइन कर रहे हो एज ए एक्सेस कंट्रोल का उसका
तो यही तो मेरा पहला क्वेश्चन यही था, अगर तो बन सकते हैं तो फिर इज दिस ए रोल बैक इज अ पार्ट ऑफ एक्टिव डायरेक्टरी? नहीं, तो रोल्स जो हैं वो तो एक्टिव डायरेक्टरी में डिफाइन होते हैं ना। हाँ तो वही तो फिर मैंने यही तो सिक्योरिटी बोला था, सबसे पहला एडमिनिस्ट्रेटर, क्वेश्चन मेरा यही था। वो तो एक्टिव हाँ डायरेक्टरी में डिफाइन होते हैं। हाँ एक यूजर अगर फर्ज करें आपने वीएम बना लिया, वो सिक्योरिटी, वो ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर था जो भी था, उसने बना लिया, वो तो बात हो गई। आपके पास वीएम रेडी है, लेकिन आप उसमें रोल असाइन करना चाह रहे हैं। रोल जो है वो तो एक्टिव डायरेक्टरी में ही डिफाइन हुए हैं। नहीं, लेकिन अगर रोल आपके कहाँ डिफाइन हुए हैं? विदाउट एक्टिव डायरेक्टरी भी तो रोल साइन हो सकते हैं ना। आप रोल जैसे लाओगे आप कहाँ से? देखें। हम्म। आप रोल लाओगे कहाँ से डिफाइन करने के लिए? रोल जो होते हैं वो तो एक्टिव हाँ डायरेक्टरी के अंदर ही एक्टिव होते हैं। डायरेक्टरी में बिल्कुल सही है। अभी हम जो एक्टिव डायरेक्टरी बिल्कुल सही, हाँ रोल कहाँ से आएंगे, एक्टिव डायरेक्टरी होगी बिल्कुल। ओके, सवाल, अब मेरा सवाल है, ठीक है, क्योंकि आप लोग बहुत महारत से पोर्टल पे काम करते हो दिनों रात। सही आप सही। पोर्टल से काम नहीं कर रहे, आप सीएलआई पे काम कर रहे हो या पावर शेल पे काम कर रहे हो। वहां पे कौन सी एक्टिव डायरेक्टरी से लेके आओगे रूल? सर ऑलरेडी जैसे अगर हम ये एज ए यूजर कैसे यूजर होंगे, या कोई जो ऑलरेडी पहले डिफाइन होंगे तो पता चलेगा ना, हम बना सकते हैं। जैसे अभी हमने आपने में ग्लोबल एडमिन बनाया है, ठीक है, मैं तो ग्लोबल तभी हम एडमिन सीएलए नहीं के। सर। ओके, मैं समझ रहा हूँ आप कहाँ जा रहे हो, ठीक है, मैं आपके साथ रहता हूँ। आप सबको मैंने डिलीट कर दिया, मैं एज अ ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर एग्जिस्ट करता हूँ टुडे, ठीक है सर। जी ओके, बिल्कुल मैंने 2 मशीनें बना दी, ठीक है। ठीक है। उन 2 मशीनों को मुझे रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल देना है, ठीक है सर। जी बिल्कुल। उसके लिए मुझे एक्टिव डायरेक्टरी चाहिए या नहीं चाहिए? तो भाई तुम रोल बेस्ड एक्सेस दोगे, तुम रोल बेस्ड तो चलो अपनी जगह पर है, तुम एक्सेस दोगे किसको? किसी यूजर को एक्सेस दोगे ना, नहीं, तो उसे तो तुम्हें एक्टिव डायरेक्टरी चाहिए। मैं रिसोर्स को दे रहा हूँ ना। वीएम टू वीएम चल रहा है। यस। हम फिर तो नहीं चाहिए। नहीं देखो, एक चीज मैं बताता हूँ, एक चीज बताता हम्म। हूँ। एक्टिव डायरेक्टरी और सब्सक्रिप्शन, दे आर कंप्लीटली सेपरेट एंटिटीज। सही है? एक्टिव डायरेक्टरी सेपरेट होती है, और सब्सक्रिप्शन उसके अंदर, सब्सक्रिप्शन के अंदर रिसोर्स ग्रुप आता है, उसमें रिसोर्सेज आती हैं, वो सेपरेट एंटिटीज होती हैं। तो आप रिसोर्सेज को जो आगे जो रोल्स वगैरह दोगे, उसके लिए आपको एक्टिव डायरेक्टरी की जरूरत नहीं होगी। अगर आप बाहर निकलते हो और फिर लेकर आते हो तो फिर आप वो गए, लेकिन आई थिंक मेरे ख्याल में रिसोर्सेज के लिए एक्टिव डायरेक्टरी की जरूरत नहीं होगी। भैया हाईलाइट पढ़ लो ऊपर। Azure subscription is associated with one Azure Active Directory, वो तो ट्रस्ट लेवल के ऊपर है ना, बट दे आर सेपरेट एंटिटीज। नो, दे आर कंप्लीट Azure Active Directory एंड सब्सक्रिप्शन, दे आर सेपरेट एंटिटीज। वो आपस में जो बात करती हैं वो ट्रस्ट लेवल के ऊपर बात करती हैं, क्योंकि सब्सक्रिप्शन को एक्टिव डायरेक्टरी पे ट्रस्ट होता है, सर, इसलिए वो आपस में बात करती हैं। हाँ मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। एक्चुअली ये इट टेक्स टाइम टू अंडरस्टैंड के रिलेशनशिप एक्टिव डायरेक्टरी का ये क्या है। अगर मैं यही सवाल तुमसे कहता ना इजाज, यही सवाल मैं तुमसे एडब्ल्यूएस का पूछता ना कि इजाज मुझे ये बताओ कि एक वर्चुअल मशीन का मुझे आर बैग बनाना है और आईएएम नहीं है, तो तुम मुझे क्या जवाब देते? मैं बोलता अच्छा ठीक है, ठीक एडब्ल्यू है। एडब्ल्यूएस में आईएएम आपको में क्या करता है, आपको वो रिसोर्स परमिशन बनाता है ना आप, हाँ ठीक है। वो, हाँ आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट है ना IAM। एग्जैक्टली आप आईएएम को हटा दो तो ना आप रोल बना सकते हो ना रिसोर्सेज बना सकते हो, कुछ भी नहीं बना सकते। ठीक है। तो ये हमने पहली क्लास में कहा था कि आईएएम इज इक्वल्स टू एडी। हम्म। लेकिन जो फर्क जो नजर हमें नहीं आता कि एडब्ल्यूएस में जब तक मैं आईएएम पे जाके यूजर ना बनाऊं, रिसोर्स ना बनाऊं, तो मेरी कहानी आगे बढ़ती नहीं है, ठीक है। अजोर में ऐसा नहीं है, अजोर में ये काम ऑलरेडी पसे पर्दा चल रहा होता है, आपका एहसास नहीं होता। आपने जब साइन अप किया अकाउंट से तो आपको तो एक्टिव डायरेक्टरी देखने की भी जरूरत नहीं है। मैंने अकाउंट बनाया,
तो मैंने एक्टिव डायरेक्टरी में नहीं बनाया था, मैंने तो एक अजोर के माइक्रोसॉफ्ट के पोर्टल पे अपना अकाउंट बनाया, करेक्ट। मैं एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर तो नहीं बनाया ना, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ने किया मेरा वो यूजर एक्टिव डायरेक्टरी में खुद क्रिएट किया, ये नहीं किया, डिफॉल्ट डोमेन दे दिया आपको। खुद मैंने कुछ नहीं किया, मैं एक्टिव डायरेक्टरी के आइकन पे भी मैंने क्लिक नहीं किया, मैंने तो उसे माइक्रोसॉफ्ट पे जाके लॉगिन किया, azure.portal.com पे गया, वहां पे अपना यूजर नेम पासवर्ड डाला, वो उसने मुझे मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन वगैरह खुद किया नहीं किया, और मैं लॉगिन हो गया। मैंने तो एक्टिव डायरेक्टरी को उसको टच भी नहीं किया अभी तक, ठीक है। उसके बाद जाके मैंने एक वीएम बनाया। अब मैं जाके वीएम में जब मैं जाता हूं तो मैं उसको कहता हूं कि मुझे रोल बेस्ड परमिशन चाहिए कि ये कंट्रीब्यूटर रोल है और ये कर सकता है। इसकी डेफिनेशन मैंने कहीं नहीं लिखी है, लेकिन ये डेफिनेशन कहां से आती है, मुझे एक्टिव डायरेक्टरी से आती है पीछे। तुम समझ रहे हो मेरी बात? क्यों एक्टिव डायरेक्टरी वर्क एज अ पैस। सही। तो जो समरी है, विदाउट एक्टिव डायरेक्टरी आप कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ, आपको इस बात का एहसास नहीं होता क्योंकि हम खुद नहीं बना रहे होते। AWS के अंदर या गूगल के अंदर आप आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट खुद डिफाइन कर रहे होते हो, जैसे जैसे डिफाइन कर रहे होते हो वैसे वैसे काम कर रहे हो, तो आपको एहसास होता है कि हाँ मैं कर रहा हूँ। यहाँ पे चीजें इम्प्लिसिटली खुद ही अप्लाई हो रही होती हैं। जब भी उन्होंने लिखा है कि ई सब्सक्रिप्शन इज एसोसिएटेड विद वन अज्योर एक्टिव डायरेक्टरी, यानी कि एक डायरेक्टरी बन जाती है, उसके अंदर बाय डिफॉल्ट एक ही यूजर होता है, ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। जैसे मैं हूं, मैं बाय डिफॉल्ट बनाऊं, अब मैं उसके अंदर अगर और बनाना चाहता हूं तो फिर मुझे खुद ही एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर जाके यूजर्स बनाने पड़ते हैं, जैसे आप लोगों ने बनाए। ओके। तो जो रोल बैक हो गया वो भी फिर इसकी लास्ट डेफिनेशन क्या होगी? रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल जो है एग्जिस्ट ओनली इन एडी। अगर मैं एडी को खत्म कर दूं तो वो डेफिनेशंस के कंट्रीब्यूटर रोल क्या है, एडमिन कौन है, क्या है वो, उनके प्रिविलेजेस क्या है, ये सब कुछ एडी के अंदर है। एडी के अंदर सही। ये कहीं कहीं नहीं, ये कहीं और नहीं है, ये सब वहीं से आता है। लेकिन आपको क्योंकि ये चीजें प्री डिफाइंड है ना, ठीक है। कंट्रीब्यूटर रोल प्री डिफाइंड है, बिलिंग एडमिनिस्ट्रेटर आपने तो सिर्फ सेलेक्ट करना होता है ना, आप तो सेलेक्ट करते हो। ये बना हुआ है कहीं, इसकी डेफिनेशंस कहीं बनी हुई है, ये कहाँ पे है? ये सब एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर है। सही। सही। अज्योर पॉलिसी और आरबैक में क्या फर्क होता है? पॉलिसीज तो वो होंगी ना जो अज्योर की खुद की होती हैं और आप उसमें डिफॉल्ट होती हैं, आप कह सकते हैं। पॉलिसी डिफॉल्ट होती है, ओके। और पॉलिसी आप उसमें रोल अलाउ या आप डिनाई कर सकते हैं ना किसी ओके। चीज को। जबकि जो रोल बैक होगा उसके अंदर आप मतलब डिफरेंट रोल बना देते हैं ना कि ये बिलिंग है, ये है, वो है। ओके, यस। अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना, अजूर पॉलिसी जो होती हैं, जो भी पॉलिसी होती है वो तो सेट ऑफ रूल्स हैं, जो कि अजूर पॉलिसी जो है वो आप प्री डिफाइंड हाँ, वो आप अजूर पॉलिसी जो है वो आप रिसोर्स पे भी लगा सकते हैं, और बल्कि ये तो आप दोनों ही जगह रख सकते हैं। हाँ। आरबैक तो मतलब एक वो हो गया ना कि मेरे यूजर के पास या मेरा जो रिसोर्स है, जो रोल है जिस बंदे का, उसके ऊपर मैं क्या रूल्स एंड रेगुलेशन लगा सकता हूँ। और पॉलिसी, अजोर पॉलिसी मतलब मेरी ये है कि मैं क्या अलाउ कर सकता हूँ। अलाउ एंड डिनाई है ना। हाँ, जैसा मतलब मुझे एक वीएम मैंने परमिशन दी हुई है वीएम बनाने की, बट क्या साइज का वीएम बनेगा तो वो रोल बैक डिफाइन नहीं करेगा, वो आज अजोर तला पॉलिसी। को मिल गई पप्पी। अल्ताफ भाई वाली। जिसमें हम कितने उसका हार्ड डिस्क कितनी लगेगी, कितना सारा भी लगेगा, वो जो पॉलिसी है वो पॉलिसी जो हम बना देते हैं एक बार। वो अजूर कि जैसे ये यूके में बन सकती है मशीन या कनाडा में बन सकती है, जहाँ भी वो पॉलिसी है। यस, ठीक है, सही है। यानी कि तो अब ये वो डेफिनेशन है
जो अभी हम बात कर रहे थे कुछ थोड़ी देर पहले कि आर बैक से मैं आसिम भाई का तो रोल बढ़ा सकता हूँ, लेकिन अगर उनकी लैपटॉप की पॉलिसी नहीं है यूएसबी नहीं है। लगाना तो वो नहीं लगेगी। नहीं नहीं लगेगा। लगे, बिल्कुल यस। सही, बिल्कुल सही। एक है आपकी बाउंड्रीज, आपका लेवल, और एक है एक्चुअल परमिशंस। परमिशंस, सही। यस। जी, आर बैक क्या होता है? अलाउइंग ए यूजर टू एबिलिटी टू ओनली मैनेज वर्चुअल मशीन सब्सक्रिप्शन, नॉट मतलब जो भी, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, आप क्या नहीं कर सकते, आपके पास क्या अलाउड है। यस। पॉलिसी क्या होती है कि वो फोकस ऑन प्रॉपर्टीज। यस। जैसे ये बिल्कुल। यूजर है, उसको एक रोल मिला है, उसके पास कुछ वो कुछ कर सकता है उससे या नहीं कर सकता। लेकिन जो जो आपकी पॉलिसी होती है वो किसी रिसोर्स पे लगती है, और उस रिसोर्स पे फिर पता चलता है कि वो क्या अलाउ करेगी, क्या क्या अलाउ नहीं करेगी। ठीक है। सही जी, कि रोल बैक या वो यूजर पे लगता है एक्चुअली, और योर पॉलिसी जो रहती है वो रिसोर्सेज पे लगती है। नहीं, नहीं, वो और रिसोर्स में लग resources सकती है, सब्सक्रिप्शन में भी लगती है, ग्रुप पे भी जी लगती जी, है। मतलब वो लेकिन मेन प्रॉपर्टीज पे लगती है, जो मेन। सर आप यूं समझ लो कि आर बैक जो चीज लगाता है ना वो पॉलिसी जी, लगाता है ना। आर आपका बैक एक चुनाव, रोल है। वर्डों का चुनाव बहुत बड़ा होता है सर, समझ नहीं आता आर बैक क्या, थोड़ा। दोबारा आर बोलो। बैक रोल है, एक रोल है। ठीक है। वो रोल क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता ये पॉलिसी है। हम्म, एक बिल्कुल। प्रेसिडेंट क्या कर सकता है या नहीं कर सकता, प्राइम मिनिस्टर क्या कर सकता है नहीं कर सकता, दो डिफरेंट रोल हैं। ठीक है। आर्मी चीफ एक रोल है, करेक्ट, जी, लेकिन वो क्या कर सकता है नहीं कर सकता ये पॉलिसी है ना। पॉलिसी, दैट्स गुड, बिल्कुल बिल्कुल सही। ये देखिए तो मैं ना, एक जब आप फर्स्ट टर्म वर्डों का चुनाव आप बहुत हैवी कर देती हैं, वो उसपे खामोशी छा जाती है सबकी तरफ से। सही। ओके। बिल्ट इन रोल्स क्या होते हैं? कंट्रीब्यूटर हम्म, let you manage everything except granting access to resources. हम्म, Yes. Owner जी, let you manage everything including access to resources. Reader क्या करता है? Let you view everything but एवरीथिंग नॉट मेक not make चेंज। any changes. Administrator क्या करता है? Access to all Azure resources. Sorry, let you access administrator क्या करता है? Manage user access to Azure resources. ये built in roles हैं, ठीक है। आप कस्टम रोल भी बना सकते हैं। देयर इज अ लिमिट ऑफ 5000 कस्टम रोल्स पर डायरेक्टरी। Azure Germany and Azure China 21 YNet, their limit is 2000 custom roles। ठीक है। 5000 कस्टम रोल्स हो सकते हैं, मतलब जो बता रहा है वो सारे। 2000 Azure Germany या China VNet। अश्योर जर्मनी भी तो माइक्रोसॉफ्ट ही मैनेज करता है ना। यप। रिसोर्स लॉक्स किसको याद है? ये याद है, फिर ये याद है वजह। डिलीट और डिलीट और रीड डिलीट ओनली। और वो रीड ओनली। हाँ, रीड ओनली क्या करता है? उसके अंदर आप जो है सिर्फ रीड कर सकते हैं, और डिलीट और भी कर डिलीट सकते के अंदर आप डिलीट, हाँ डिलीट नहीं कर सकते। डिलीट के अंदर आप रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं, और डिलीट भी कर सकते हैं। सॉरी, डिलीट में आप रीड, राइट एंड डिलीट सब कुछ कर सकते हैं। हैं। ना नहीं ना नहीं ना नहीं ना 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 नहीं 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 नहीं, डिलीट में गलत है। आप और रीड ओनली में आप रीड ओनली कर सकते हैं, डिलीट में आप नहीं, रीड ओनली।
डिलीट में आप रीड कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं उसको, मतलब कोई अगर अपडेट करना है, चेंज करना है वो आप कर सकते हो, बट डिलीट नहीं कर सकते। रीड ओनली में हाँ लॉक है ना, लॉक टाइप सही है हाँ। हाँ, रीड ओनली में आप सिर्फ रीड कर सकते हो और कुछ नहीं कर सकते हो, ना उसको मॉडिफाई आपको कर सकते डिलीट का लॉग लग गया कि इसमें आप डिलीट का डिलीट लॉक है नहीं कर हाँ, सकते। डिलीट नहीं कर सकते तो रीड एंड राइट एंड देन हाँ। और आप मल्टीपल लॉक लगा सकते हो, करेक्ट। हो। बिल्कुल। जी बट मतलब मुझे ये समझ में नहीं आता है कि अगर एक बार हमने रीड ओनली लॉक लगा दिया जी तो सर। डिलीट लॉक का तो कोई सेंस ही नहीं बनता है ना फिर। एक बार डिलीट लॉक लगा हुआ है, उस पे रीड ओनली लॉक लगा है तो समझ में आती है बात, बट अगर रीड ओनली लॉक है तो उस पे डिलीट लॉक तो क्या होगा उससे लगा के, क्योंकि रीड ओनली लॉक में तो खाली रीड हो रहा है, ना वो मॉडिफाई कर सकता है ना डिलीट कर सकता है, हम्म, तो उस पे डिलीट लॉक तो लगा के कुछ हासिल नहीं होना ना फिर। करेक्ट। तो लेकिन जो वो ये तो मल्टीपल नहीं कह रहे ना लॉक्स, कि आप दोनों लगाओ, वो तो कह रहे हैं लग सकता है, मतलब उसका हाँ कोई, मतलब उसका कोई फायदा नहीं है। हाँ मतलब डिलीट का मतलब तो ये है ना कि डिलीट नहीं होगा, लेकिन आप मॉडिफाई कर सकते हो। तो आप बिल्कुल कहते हो कि नहीं मैं नहीं चाहता कि मॉडिफाई भी कोई करे, तो आपने उसको रीड लगा दिया, राइट। लेकिन उसमें दो ताले लगा दिए, आप कहते हो खाली रीड ही ओनली लगा दो यार। हाँ तो क्या, मतलब आई, जो मुझे समझ में आता है कि आई थिंक इन फ्यूचर दे दे कैन बी मोर लॉक्स, जब भी ओके हाँ, उन्होंने ये ऑप्शन रखा है कि आप मल्टीपल लॉक्स लगा सकते हो। मे बी राइट राइट। इजाज ब्लूप्रिंट्स क्या होते हैं, वो वाले नहीं। यार वो था ना इसके अंदर ये हम मैनेजर टेम्पलेट्स बनाते डिजाइन हैं ना, डिजाइन एक जगह से डॉक्यूमेंटेशन दूसरी जगह। क्या चीज। नहीं नहीं नहीं, जो टेम्पलेट्स बनाए होते हैं ना, वो एक जगह से दूसरी जगह हाँ पे भी जाते डिजाइन हैं, वही डिजाइन सेम डॉक्यूमेंट्स की सीक्वेंसेस। बात की ना इसके अंदर। सर कोई बंदा ऐसा बोलेगा जो 5 साल वाले बच्चे को समझ में भी आ जाए। जो हमने रूल्स एक्टिव डायरेक्टरीज में या जो भी हमने असाइन किए हुए हैं, वही सेम रूल एक कंट्री से दूसरी कंट्री में अब अब आपका कोई देखो, ऑफिस बना है, आसिम भाई को मैं अभी वही सब। अभी एक मिनट, आसिम भाई को मैं ना आज फंसाता हूँ। जी भाईजान जरा बोलना, मैं लिखना शुरू करता हूँ। भाईजान बताओ ना जरा, मैं जरा आज देखो मैं, ताकि मैं पकड़ू ना फिर। जी सर, आसिम भाई बयान करें। सर ब्लूप्रिंट ये था कि जो हमने जो रूल्स जो बनाए हैं, जो हमने पॉलिसी डिफाइन की है एक्चुअली, सर जो जुमला तो लिखवाओ ना, रूल्स या पॉलिसी। पॉलिसीज, रूल्स काट दूं। रूल्स काट दे सर। अच्छा सर, जो जो पॉलिसी। पॉलिसीज जो हमने जो साइन की हुई है या डिजाइन की हुई है हमने एक प्लेस पे, तो हम सेम वही चाहें कि दूसरी प्लेस पे भी हो जाए, तो उसको ब्लूप्रिंट कहते हैं। कैन बी अदर लोकेशन और अदर ऑफिस। ट्रांसफर टू अनदर ऑफिस अदर और कंट्री या ऑफिस। या लोकेशन, ठीक जी है। जी, कांटा ना मारना सर प्लीज। जी सर, क्या तला, जी। अब आप बताएंगे सर, आपको क्या समझ में आता है ब्लूप्रिंट्स का। ब्लूप्रिंट्स मतलब मेरा जो कोर इंफ्रास्ट्रक्चर है को उसके ऊपर हम उसको ब्लूप्रिंट में ऐड कर देते हैं ताकि उसके अंदर कोई चेंज ना हो, चाहे जो हो जाए वो मेरा हमेशा सेफ रहेगा। चलो सर, आपको हमने यही एलिमिनेट कर दिया। एजाज भाई। यार हेलो हाँ यार हाँ अभी नहीं मैं समझा मेरा माइक म्यूट है। अच्छा मुझे जो समझ में आता था, क्योंकि जब याद है जब तुमने उस वक्त पढ़ा था उस वक्त भी मैंने यही इसी बात की एग्जाम्पल दी थी कि अ, मेरे ऑफिस में जब हम ये कर रहे थे तो ये डिजाइन डॉक्यूमेंट्स कहलाते हैं, या इसको हम पैटर्न बोलते हैं, या हम इसको स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट बोलते हैं। ये हम एक जगह सेट कर देते हैं, सही है, इन पैटर्न्स को। और फिर जब हम किसी और जगह पे जब उसको मूव कर रहे होते हैं या हम कोई और प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो हमें वही उसी पैटर्न को यूज करके काम करना होता है, तो हम वो पैटर्न को चेंज नहीं करते। वो ब्लूप्रिंट्स कहलाते हैं। लेकिन वो एक्टिव डायरेक्टरी में ये योर में क्या कराएंगे? ब्लूप्रिंट्स कहलाते हैं। हाँ वही ना, योर में तो पॉलिसी डिफाइंड, वही जो रूल। पॉलिसी पॉलिसी वर्ड जो है वो मेरे ख्याल में यार देखिए,
सही नहीं है अहमद, मुझे नहीं पता, मैं बोलूंगा योर पॉलिसी पॉलिसी नहीं या है। योर पॉलिसी भी यही तो हमने पढ़ी है कि जो पॉलिसी के पॉलिसी ऊपर बनी नहीं होता। होगी वही दूसरी जगह पे आपने वही पॉलिसी लगा देंगे कि यहाँ पे मतलब कि अगर ये रोल वाला बंदा है तो उसको ये चीज अलाउ है, ये रोल वाला है तो उसको ये चीज अलाउ है, ठीक है ना। ये आप उस पे जा रहे हैं, और अगर मैं बोलूँ सेटिंग्स पे, तो अगर मैं बोलूं कि एक चीज मैंने ये एक मैंने वीएम बनाया हुआ है, वो इस तरीके से बनाया हुआ, ये मैंने सेटिंग करके बनाया है, और मुझे वही वीएम दूसरी जगह पे बनाना है, तो फिर मैं एक उसका ब्लूप्रिंट उठा के लेके जाऊंगा, वहां पे वाला वीएम बना दूंगा। ये मेरा मेन मकसद ये था। मैं पॉलिसी की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं उसकी सेटिंग्स की बात कर रहा हूँ। मैं हम उस वो करते हैं, हम उसको तो एक ब्लूप्रिंट ही बोलते हैं। सर उसमें वो भी आ गया ना, देखें उसमें आप योर रिसोर्सेज मैनेजमेंट टेम्पलेट भी यूज कर सकते हैं ना हम उसके अंदर, ये तो सब मुझे कुछ ही ब्लूप्रिंट में आ जाएगा, भाई अहमद ने खोला हुआ है ना, ये मैं एवरीथिंग। पढ़ता हूँ जरा गौर से जरा। ये देखें वो आ भी गया सामने लिखा हुआ। तो मैं वो पढ़ने तो दें। कहाँ है इसमें पॉलिसी का जिक्र, किधर है? 4 यार पॉइंट दिए अच्छा, हुए ना, रोल मेक्स इट असाइनमेंट पॉसिबल दे तो फॉर, रहा है यार, और 4 तो अच्छा रूल रोल डालिए उसमें। असाइनमेंट, पॉलिसी असाइनमेंट, एज्योर हाँ। बैक में हमें लास्ट टाइम हमने ये समझा था कि जब हम रिसोर्स मैनेजर टेम्पलेट पढ़ रहे थे ना, कि हम जो एक ही जो बनाया होगा ना वो था कि जैसे आपने कॉपी नोट पैड पे कोई कॉन्फ़िगरेशन बना लेते हैं तो आप सेम वही कॉन्फ़िगरेशन, यू सेड कॉन्फ़िगरेशन, मैं कॉन्फ़िगरेशन, मैं भी कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहा हूँ, मगर मैं पॉलिसी की बात नहीं कर रहा हूँ। तो उस अब योर में ये तो लो, कॉन्फ़िगरेशन हाउ नहीं इट इज डिफरेंट होगा। फ्रॉम अज्योर पॉलिसी, देख लें आप नीचे क्या लिखा हुआ है। अभी इसको पढ़ता हूँ, Standards, patterns, and requirements which is the implementation of your cloud service. Security design and देख लें। policy is a default allowed to twist बच and गया मैं, rely system focus on source. बच गया मैं, बच गया। सेकंड पैराग्राफ पढ़े, सेकंड पैराग्राफ। सही है ना। अगर आप ये देख रहे हैं ना अज्योर पॉलिसी के अंदर देख रहे हैं, उसमें लिखा हुआ है, पहला पैराग्राफ की लास्ट लाइन पढ़ें, अज्योर क्लाउड सर्विसेज सिक्योरिटी एंड डिजाइन दैट कैन बी रीयूज्ड टू मेंटेन कंसिस्टेंसी एंड कंप्लायंस। अगर मैं वीएम बना रहा हूँ एक जगह पे, एक जैसा वीएम बना रहा हूँ, दूसरी जगह पे लेके जाऊंगा दूसरे रीजन में, तो वो भी मैं उसी, मुझे एग्जैक्ट वही कॉन्फ़िगरेशन का वीएम चाहिए, तो मैं ब्लूप्रिंट यूज कर लूंगा। हाँ बिल्कुल यही चीज हाँ, हम लेकिन समझते हैं ना। पॉलिसी नहीं है, उठ के जा रही है पॉलिसी, डिनाई और वो है। लेकिन सेकंड पैराग्राफ पढ़े क्या लिखा हुआ है। हाँ सही है बिल्कुल। अब सर आप लोग ट्राई करें थोड़ी सी। मतलब कुछ सर जो जो ज्यादा क्लोज है, ठीक है, वो ये और ये, लेकिन मैं मगर पॉलिसी का जिक्र आ रहा है ना ऊपर, अगर पॉलिसी के सर बजाय ये नहीं यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन कर लेना, तो माइट बी इट विल बी ओके। नहीं, लेकिन अगेन अगेन मैं आपको बताता हूँ, जब आप ले टर्म में बात कर रहे हैं, एक्चुअली गवर्नेंस किस चीज की होती है? गवर्नेंस होती है जनरली स्टैंडर्ड्स की, करेक्ट? स्टैंडर्ड पैटर्न डिजाइन डॉक्यूमेंट्स। वो स्टैंडर्ड अज्योर में एग्जिस्ट करते हैं एज अ पॉलिसी। क्या तुम मुझे कोई भी स्टैंडर्ड बता सकते हो अज्योर में जो विदाउट पॉलिसी एग्जिस्ट करते हैं? जस्ट तुम समझ रहे हो मेरी बात? अब जैसे मैं एग्जांपल दूं, आपने आपने अज्योर आपके पास एक अकाउंट है सिंगापुर का, ठीक है, आपका ऑफिस है सिंगापुर में, आपने एक पॉलिसी बनाई हुई है, और उस पॉलिसी में आप कहते हो कि वीएम जो है वो 2 कोर सीपीयू से ज्यादा ऊपर नहीं हो सकते, ठीक है। आप कोई भी सर्विस आउटसाइड आउटसाइड यूएसए डिप्लॉय नहीं कर सकते, ठीक है। ये पॉलिसी है ना जी। इसी तरह आपके पास और भी पॉलिसीज होंगी। ये जी। पॉलिसी इन रिटर्न आपको क्या, आपकी कंपनी को स्टैंडर्ड बनाती है ना एक। तो जब तुम ये कहते हो स्टैंडर्ड, तो एक्चुअली आप क्या कहते हो? पॉलिसी। तो जब आसिम भाई पॉलिसी कह रहे हो और आप स्टैंडर्ड कह रहे हो, तो क्या फर्क है?
या तो आप मुझे दिखाओ ना कि कोई ऐसा स्टैंडर्ड है जो विदाउट पॉलिसी एग्जिस्ट करता है। अच्छा, यही मैं- यही सारे रूल्स एंड रेगुलेशन दूसरी कंट्री मतलब दूसरे ऑफिस के अंदर भी लगे हैं, मगर तो उसको वहां हम पे ब्लूप्रिंट कहते हैं। सही, मैं मान लिया मैंने, मगर यहाँ पे ठीक है, तुम बोल रहे ये पॉलिसी है जो लगी, पॉलिसी के अंदर उन्होंने बोला कि आपको अगर इससे बड़ी कोई आप बनाते हैं तो आप इसको डिनाई कर दें और भाई ये लग सकती है, ठीक है, हम्म, तो ये पॉलिसी है। स्टैंडर्ड जो होता है इसमें भी लिखा हुआ है कि वीएम लगा 200 ये लगाया इस तरह, सही है, ये एक सैंपल है स्टैंडर्ड, सही है। जो मेन चीज है ना वो ये समझो, blueprints allow engineers or architect to sketch a project design parameter, enables cloud architects and developers to group define repeatable set of Azure resources that implements and adapt to organization standards, patterns and requirements. अब एक्चुअली ये स्टैंडर्ड्स पैटर्न रिक्वायरमेंट्स कुछ नहीं है Azure की दुनिया में, इट्स जस्ट पॉलिसीज। मतलब तुम मुझे ये बताओ, जब तुम्हारे पास कोई पॉलिसी नहीं होती तो हर चीज अलाउड होती है ना आपको, हम्म, ठीक है? सही, मतलब और अगर तुम वैसी कोरा कागज लेके दुनिया में कहीं भी अजोर का अकाउंट बना लोगे, वही चीजें आपको वहां पे भी मिलेंगी। ऐसा तो नहीं है कि जब तुम कुछ चीज बनाते हो, सिंगापुर में अकाउंट बना रहे हो, फिर तुम यूएसए में बना रहे हो तो कुछ फर्क होगा। हम्म, यस, ये देखिए ना, इसकी तीसरी लाइन से पढ़ेंगे ना, तो यही बता रहा है ना, योर जो मैं अंडरस्टैंड स्टैंडर्ड हुआ ये हूँ। बता रहा है ना कि हाँ जी, स्टैंडर्ड्स, जी पैटर्न्स एंड रिक्वायरमेंट्स। जी, बिल्कुल वो सेम ही होंगे, वो नेक्स्ट कंपनी में भी सेम ही लगेंगे। यस, यार दो कंपनीज हैं, दो कंपनीज में जो आपने खप खपाइया किया हुआ है, इतने रूल्स और रेगुलेशन सेट क्यों किए हुए हैं, अब दूसरी कंपनी में जाके आप दोबारा तो नहीं बनाएंगे, ठीक है ना? आप कहेंगे पहले हमने यही पढ़ा था रिसोर्स मैनेजर टेम्पलेट्स में था कि आपने एक चीज डिजाइन करनी है तो आप मतलब कि कोई आपने कॉन्फ़िगरेशन बनाई है तो फौरन कॉपी पेस्ट कर देते, ठीक है? अब देखें वो सिर्फ ब्लूप्रिंट्स में क्या आते हैं, रोल असाइनमेंट्स। आपने 10,000 यूजर बनाए हुए हैं सिंगापुर में, ठीक है? आप चाहते हैं कि ये 10,000 यूजर्स एग्जिस्ट करें ऑल्सो अमेरिका में, क्या आप दोबारा बनाएंगे? क्या वो देखो पॉलिसी खुद लिखा हुआ है इन्होंने यहाँ पे, पॉलिसी असाइनमेंट्स। यस, ARM ओके, टेम्पलेट्स, रिसोर्स ग्रुप, ये सारी चीजें ब्लूप्रिंट के अंदर आती हैं। ठीक है, अच्छा, गॉट इट लिटिल बिट, नीचे आओ, नीचे, हाउ, और नीचे आओ, हाउ इज डिफरेंट फ्रॉम अजूर पॉलिसी, नीचे और नीचे और नीचे, लास्ट लाइन, a policy can be included as one of many artifacts in a blueprint definition। तो हम भी यही कह रहे हैं, हाँ, तो मैं वन ऑफ मैनी, वन ऑफ मैनी ठीक है है, ना, देखो ना हाँ, ऊपर क्या क्या है, रोल्स हैं, पॉलिसी असाइनमेंट्स हैं, ARM टेम्पलेट्स हैं, रिसोर्स ग्रुप्स हैं। यस, हम्म, तुम्हें पता है ये ARM टेम्पलेट्स क्या होती है? ARM टेम्पलेट्स क्या होती है? ARM टेम्पलेट ब्लूप्रिंट के साथ ही यूज होती थी ना, रिसोर्स नहीं मैनेजर। नहीं 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 नहीं, जब भी आप कोई रिसोर्स बनाते हो तो उसका एक जेसॉन टेम्पलेट आता है ना, हाँ, जेसॉन यस, एक फॉर्मेट। और पप्पी मिल गई भाई। आज तो तालाब भाई ने तो लग रहा है गर्म पानी से नहा धो के आए हैं। बादाम खाए मैंने, हैं? बादाम खाए। क्या बात है सर, इधर आ, 2-3 बादाम इधर भी भेज दो। मेरे पास, देख इजाज, CI/CD हम्म, कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट, राइट? हम्म, तुम्हारे पास एक जेसन की फाइल है, उस जेसन को तुम कहीं और लेके उसमें से खाली उसका रीजन बदल दो, है? हम्म, तो वही सेम टू सेम चीज डिप्लॉय कहाँ हो जाएगी? दूसरे रीजन दूसरी में, जगह, हम्म, जिसको हम डेवऑप्स मतलब दूसरे अल्फाजों में कहते हैं, मतलब CI/CD में कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन एंड कंटिन्यूअस कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट। डेवलपमेंट,
तो ब्लूप्रिंट्स के अंदर ARM टेम्पलेट्स भी होते हैं। जैसे तुमने एक कंप्यूट सर्विस बनाई है सिंगापुर में और तुमने उसके जेसन को कॉपी कर लिया पूरा, ठीक है, और वो तुमने दूसरे रीजन में भेज दिया। खाली तुमने क्या किया, उस जेसन के अंदर से लोकेशन का वेरिएबल चेंज कर दिया, तो जो तुम्हारी मशीन बनेगी ना, हूबहू डिट्टो कॉपी होगी तुम्हारे पुराने वाली मशीन के। करेक्ट? ठीक। यप। जय सला भाई, आप यही कह रहे थे? जी जी जी। तो मतलब मैं ऐसा समझा इसको, फॉर एन एग्जांपल यूके में एक कंपनी है, उनका एक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ट है, वहाँ पर ऑपरेशन चल रहा है उनका। अब वो कहते हैं कि भाई हम इंडिया में भी अपना ऑपरेशन चालू कर रहे हैं, तो वो अपना ब्लूप्रिंट वहां से कॉपी करेंगे और यहाँ लाके उसको वो कर देंगे। वरना उनका वरना क्या करना पड़ेगा उन्हें? वरना तो सब सिरे से एकदम स्क्रैच से बिल्ड करना पड़ेगा। क्या 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 स्क्रैच से बिल्डअप करना पड़ेगा? उनको अकाउंट बनाना पड़ेगा, अपने मैनेजमेंट ग्रुप बनाने पड़ेंगे, सारे सब्सक्रिप्शन खड़ा करने पड़ेंगे, सारे रिसोर्स खड़े करने पड़ेंगे, फिर उनके बीच में पॉलिसी बनानी पड़ेगी, सारे यूजर बनाने पड़ेंगे, उनको एक्सेस ना, देना पड़ेगा। अकाउंट फिर भी बनाना पड़ेगा, सब्सक्रिप्शन फिर भी बनानी पड़ेगी। हाँ, लेकिन जो जो इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल का जो जितना काम है हाँ, वो रिसोर्स ग्रुप के बाद से Exactly. लेके सब कुछ रहेगा। ओके। ये पॉइंट याद रखना, ब्लूप्रिंट्स कभी सब्सक्रिप्शन नहीं बनाता। ओके, वो इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे काम करेगा। हाँ, यानी कि एक्टिव जस्ट डायरेक्टरी भी तुम, सारी मूव हो जाएगी ना, इसी के अंदर आ जाएगी ना सर। हाँ एक्टिव डायरेक्टरी के जो रूल्स वगैरह सारे बने होंगे वो भी हाँ, सारे सब आ सब 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 आ जाएंगे। जैसे जस्ट तुम यूं समझ लो, जैसे तुम डेटा सेंटर, दो डेटा सेंटर प्राइमरी और सेकेंडरी, लेकिन डिटो कॉपी बनाना चाहते हो। हाँ हाँ हाँ, वो मुझे, हाँ Yes? ठीक। हाँ, एक रीजन से दूसरे रीजन में आप कॉपी करना चाह रहे हैं चीजें। जी, तो वो हाँ, ब्लूप्रिंट है। नहीं एक्चुअली आप यही कर रहे हो ना, आप उसको रेप्लिकेट कर रहे हो ना। हम्म। क्यों करते हो? आपके पास 1000 एप्लीकेशन चल रही हैं यूएस में, उन 1000 एप्लीकेशन को डिफरेंट लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, डिफरेंट परमिशन से इस्तेमाल कर रहे हैं। अब अगर आपने एक एक धागा बनाना शुरू किया, तो क्या होगा कि आपको फिर मेक श्योर करना पड़ेगा कि आपके पास रोबस्ट टेस्टिंग हो। तो हम करते क्या है, सिंपल है, हमने अकाउंट सब्सक्रिप्शन बनाया दूसरे रीजन में, ये हमने ब्लूप्रिंट से हर चीज कॉपी मार दी इंफ्रास्ट्रक्चर की, यानी कि आपका स्केलेटन का खड़ा हो गया। उस स्केलेटन में क्या होता है, सारे यूजर्स बन गए, यूजर्स के परमिशंस बन गए, रिसोर्स ग्रुप बन गए, हाँ। रिसोर्सेज का स्केलेटन खड़ा हो गया। अब आपने क्या जी। किया कि अब आपको पता है कि आपकी एप्लीकेशन वहां पर है एक्स, आपने उसको क्लोन किया, आपने उसको डिप्लॉय कर दिया। तो जब वो डिप्लॉय होगा, उसे वही यूजर मिलेंगे, वही इन्वायरमेंट मिलेगा। समझ आ गई? आपको ये फिक्र नहीं होगी कि इजाज के पास लंदन में तो ये ऑप्शन नहीं था कि वो इस मशीन को एक्सेस कर सके, लेकिन अनफॉर्चुनेटली गलती हो गई है, यूएसए में अब इजाज के पास एक्सेस आ गया है। यानी कि सेम सेट ऑफ एवरीथिंग रिमेन्स द सेम। बोलो ना। सकते में वजह से मुझे बोल रहे हैं, अबे हाँ ना। तो इसके अंदर ब्लूप्रिंट के अंदर हमारे पास ये ऑप्शन होता है, मतलब जैसा अभी उसमें था रोल असाइनमेंट, पॉलिसी असाइनमेंट, आर्म टेम्पलेट। अब मुझे आर्म टेम्पलेट चाहिए और दूसरी चीजें चाहिए, रोल नहीं चाहिए, तो मैं उसको वो कर सकता हूँ, हटा हाँ सकता हूँ। हाँ हाँ हाँ, फॉर एन एग्जांपल यूएस की एक कंपनी थी, वहाँ उनका ऑपरेशन चल रहा है, मुझे सेम ऑपरेशन इंडिया में शुरू करना है, बट मुझे वो यूजर्स यहाँ पर नहीं चाहिए, मैं यहाँ पर न्यू हायरिंग्स लूंगा, करेक्ट, तो आप मुझे कर रोल सकते नहीं चाहिए। हो। हाँ हाँ, आप कर सकते हो। ओके। ठीक है। An Azure Active Directory tenant is created for you when you sign up for Azure. ये मैंने जो बात अभी आप लोगों को बताई थी कि जब मैंने साइन अप किया तो ये ऑलरेडी मेरे साथ क्रिएट किया गया मेरे लिए। ठीक है। When you create a new subscription, it is hosted in your Azure AD tenant. If you want to give other access to your subscription or resource, you need to invite them to join your tenant. करेक्ट, जैसे मैंने बनाया है, फिर आप लोगों को जब मैंने बोला तो अब मुझे आपके यूजर बनाना पड़ा। जी।
Of course, if you want to use Azure subscription under your organization, ये आपको पता है कि ये एग्रीमेंट होता है माइक्रोसॉफ्ट से डायरेक्ट, CSP होता है थ्रू क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर जो भी कोई भी हो, और एक होता है आपका फ्री मॉडल जो हमारा होता है, तो वो एक अलग है। इंटरप्राइज एग्रीमेंट है ये। यस, यू नीड टू बी हैविंग अकाउंट रोल, अकाउंट ओनर रोल होना चाहिए आपके पास। If you need to transfer billing ownership of your Azure subscription, or if you are leaving your organization, you want to subscription to be billed by another account, provides that billing ownership to another accounts provide administrators in the new account permission for billing tasks. They can change the payment method, view charge, and cancel subscription. ठीक है, जी। ये अकाउंट ओनर रोल है। ऑफ कोर्स यहाँ पे वो दोबारा से वही चीज बता रहा है कि OAuth क्लाइंट सर्टिफिकेट IP अलाउड लिस्ट, मतलब कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमने कभी नहीं की है। ट्रांसफर अ बिलिंग एडमिनिस्ट्रेटर और द अकाउंट एडमिनिस्ट्रेटर इज अ पर्सन हु हैज अ परमिशन टू मैनेज बिलिंग फॉर एन अकाउंट। कौन? तो ये प्री डिफाइंड होंगे ना, ये जो इनके ये नेम है। हाँ, ये प्री डिफाइन होंगे ना, ये जो predefined है। एडमिनिस्ट्रेटर, अकाउंट एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है उसके पास तो होता है, they are authorized to access billing on Azure portal and do various billing tasks like create, subscription, view, pay, invoice, blah 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 blah. If you are an enterprise customer, your enterprise administrator can transfer billing ownership. ठीक है सर? की भी एक्सेस उन्होंने दी है जरा। हाँ, लेकिन ये सिर्फ आपने देखनी है। कोई अकाउंटेंट कौन बनेगा, तो कौन सा रोल है, Yes. सब अपने अपने रोल चेक कर लें, फिर आपने कौन सी आगे जॉब करनी है, उस जॉब हिसाब से करनी है फिर, और लॉक लगाने हैं, मतलब आपको पता है। सही, बिल्कुल। शाबाश आसिम भाई, 2 पहला और दूसरा आसिम भाई, तीसरा और चौथा शहजाद भाई, 5वां जो है इजाज भाई। अच्छा।